Myself Manish Joshi, welcome all of you on my YouTube channel. In this video we'll discuss about law of chemical combination. This is an important part of class 11th chemistry, chapter 1st, some basic principle of chemistry. The law of chemical combination study is very important. What is the importance to study about the law of chemical combination? The thing is that with the help of law chemical combination, we can prove the formation of new substances and the law of conservation of energy also. And there are various types of concept which based on law of chemical combination. कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक संयोग के जो नियम होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं कि कोई भी नया कंपाउंड जो बनता है उसका एक्सप्लेनेशन इन्हीं नियमों के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। Now, this is the outlet of law of chemical combination. The first law is law of conservation of mass. Second is law of constant composition or law of definite proportion. Third is law of multiple proportion and the fourth is law of reciprocal proportion. ये चार मुख्य रूप से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो चार आपको पढ़ने हैं वो ये इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता ही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, स्थिर संयोग या स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहु अनुपात का नियम और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, प्रतिघात अनुपात का, प्रतिघात का मतलब विलोम अनुपात का नियम। तो ये चार नियम हमको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, it is established by French chemist Lavoisier. This man, Antoine Lavoisier, is known as the father of modern chemistry also. तो ये जो नियम दिया था वो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। Now, does mass change during a chemical reaction? क्या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास परिवर्तित होता है? Statement: In any chemical reaction, the initial weight of reacting substance is equal to the final weight of the product. कहने का सीधा सा मीनिंग है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, उत्पादों का भी उतना ही द्रव्यमान होता है। एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट किया था इसको प्रूव करने के लिए? लेवोजियर परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट इन ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब होता है जिसमें से मटेरियल बाहर नहीं जा सकता। ही फाउंड दैट द टोटल वेट ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब उसके अंदर अगर कोई चीज़ हमने मिक्स कर दी है तो उसमें से कोई भी चीज़ बाहर जा नहीं रही है तो उसका वेट चेंज नहीं होगा। ही परफॉर्म द डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी टू फॉर्म मेटालिक मरकरी एंड ऑक्सीजन। जो रेड ऑक्साइड होता है मरकरी का, उसके डीकम्पोजिशन को उसने स्टडी किया था, तो जितना उसने मरक्यूरिक ऑक्साइड लिया था उतनी मात्रा में उसको मरकरी और ऑक्सीजन मिली। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड ऑक्साइड है मरकरी का, ये हम लोग जो तिलक निकालते हैं, सिंदूर जिसको कहते हैं, वो होता है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म करके बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरीके से काम करता है। द मास ऑफ द रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल इक्वल द मास ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ इन दिस रिएक्शन वी आर ऑब्जर्विंग दैट मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन वी बैलेंस इट, आफ्टर बैलेंसिंग द वेट ऑफ मैग्नीशियम कम्स 48.6 ग्राम. The weight of oxygen here is 32 gram, so the weight of magnesium oxide must be 80.6 gram. So he proved that the mass of reactant is equals to mass of product. इस तरीके से उसने ये बताया कि अभिकारकों की जितनी मात्रा होती है, द्रव्यमान होता है, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी होता है। For example, this equation describe Lavoisier experiment to HgO कन्वर्ट इंटू Hg+O2। जो भी हमने बात किया था कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो था उसका डीकम्पोजिशन पड़ा तो उसमें मरकरी और ऑक्सीजन मिला, तो जितना मर्क्यूरिक ऑक्साइड उन्होंने लिया था उतनी मात्रा में मरकरी और ऑक्सीजन दोनों मिला करके वापस मिल गए। द अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ मास इज कंजर्व्ड, Na+Cl2 convert into 2NaCl.
सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए उन्होंने 46 ग्राम सोडियम लिया और 70.9 ग्राम क्लोरीन लिया, तो NaCl जो है उनको 116.9 ग्राम मिला। तो क्लियर कट है कि जितना अभिकारक लिया उतनी मात्रा में उत्पाद भी मिला। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द यूनियन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ़ द H2 एंड O2 आर वेट बिफोर द यूनाइट, अगर हम लोग H2 और O2 को यूनाइट होने से पहले अगर वेट करते हैं, इट विल बी फाउंड दैट देयर कंबाइंड वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर फॉर्म। कहने का मतलब यहाँ पर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जितना मास हम लोग लेंगे उतनी ही मास में क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल H2 लिया है, 1 मॉलिक्यूल O2 है और उससे कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल रहा है। तो जितना मास हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है उतना ही मास वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो है वो नष्ट नहीं होता है, अनश्वर है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं। द प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ वॉज गिवन बाय जर्मन केमिस्ट H. Landholt. Hence the law of conservation of mass can be also started as there is no detectable gain or loss of mass in a chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो कोई मास गेन होता है ना कोई मास लॉस होता है, सिर्फ जितना मास हमने लिया है वो दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दिस इज द फनी फिल्म टू एक्सप्रेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिफोर 70 ग्राम आफ्टर 70 ग्राम। मतलब ये पर्सन इसको कुछ दे रहा है तो देने से पहले इसका वेट 70 ग्राम था, इसको दे दिया तो भी उसके बाद भी इसका वेट कितना है, 70 ग्राम है। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय लुईस प्रोस्ट which you have studied in the 9th class also. What makes compound different? मतलब किस तरीके से अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं। This law states that different sample of the same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है। अगर हम उस मास रेशियो को चेंज कर देंगे तो कंपाउंड जो है वो नया मिल जाएगा। Or a chemical compound contains the same element in exactly the same proportion by mass regardless of the size of the sample or source of the compound। अभी जो हमने बात कही थी वही यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बनता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका मास रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है और इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सैंपल की साइज़ क्या है या कंपाउंड का सोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं एंड इट ऑलवेज 89% ऑक्सीजन बाय मास एंड 11% हाइड्रोजन बाय मास। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 89% ऑक्सीजन होती है और 11% हाइड्रोजन होती है। तो कहीं पर भी हम लोग इसके कंपोजिशन को स्टडी करें हमेशा हाइड्रोजन जो है वो 11% होगा और ऑक्सीजन जो है वो 89% होगा। एवरी सैंपल ऑफ प्योर वाटर तो prepared in the laboratory or obtained from rain, river or water pump contains 1 part hydrogen 8 part oxygen by mass। कहीं से भी हम लोग वाटर के सैंपल को कलेक्ट करें उसके अंदर हमेशा 1 पार्ट हाइड्रोजन रहेगा और 8 पार्ट ऑक्सीजन रहेगा मास के फॉर्म में। Berzelius experiment। Berzelius heated 10 gram lead with various amount of sulfur, but every time he got exactly 11.56 gram of lead sulfide and the excess of sulfur was left over। कहने का मतलब बर्जिलियस ने लेड और सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया, 10 ग्राम लेड लिया और उसके साथ वेरियस अमाउंट में लिया था सल्फ़र। सल्फ़र लेने के बाद हर बार उसको 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड मिला और जो एक्स्ट्रा सल्फर था वो लेफ्ट हो गया। तो कहने का मतलब जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट का मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
The next law of multiple chemical combination is law of multiple proportion. It is given by John Dalton. You know very well about this man. This was the first man who has tried to explain the formation of new substances under his trademark theory, Dalton's atomic theory. It states that when two elements combine to form more than one compound, जब दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, the masses of one element which combine with the fixed mass of the other element are in ratio of small whole number or simple multiple ratio. कहने का मतलब ये है कि जब कोई दो एलिमेंट एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट का मास रेशियो फिक्स रहता है और दूसरे का जो मास रेशियो होता है वो होल नंबर में अगर हम लोग चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनते जाएंगे. Now here is the two example, formation of carbon monoxide and carbon dioxide. In carbon monoxide, 12 parts by mass of carbon combined with 16 part by mass of oxygen. कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 12 पार्ट कार्बन का और 16 पार्ट ऑक्सीजन का होता है बाय मास. इन द कार्बन डाइऑक्साइड 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. अगेन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो उसमें कार्बन का मास फिक्स है लेकिन ऑक्सीजन का मास चेंज हो गया, इसलिए नया कंपाउंड बन गया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, दैट इज 16:32, दैट इज 1:2. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कहने का मतलब ये था कि जब भी हम लोग दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का मास रेशियो फिक्स रखते हैं और दूसरे का चेंज करते हैं तो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनेंगे, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा उनका मास रेशियो वहाँ पर फिक्स होगा. Another illustration of this law is the formation of water and hydrogen peroxide. जब वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम लोग स्टडी करते हैं, वाटर का फॉर्मूला H2 है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 होता है. फर्स्ट पिक्चर बिलोंग्स टू वाटर मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो होता है आपका 1:8. लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास रेशियो आता है वो आता है 1:16. मतलब मास रेशियो चेंज होने से कंपाउंड क्या होता है, नया बन जाता है, लेकिन दोनों कंपाउंड में मास रेशियो फिक्स है किसका, हाइड्रोजन का. द excellent example of law of multiple proportion can be seen when the element nitrogen oxygen combine together to form a series of compound. इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है. जब हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं अलग अलग रेशियो में तो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं. आप देख रहे हैं NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O2 डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. इन ऑल दिस द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन इज़ फिक्स. यहाँ सभी में नाइट्रोजन का रेशियो फिक्स है लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, चेंज हो रहा है. तो एक एलिमेंट का रेशियो हम लोग फिक्स करके दूसरे एलिमेंट का रेशियो अगर चेंज करते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हम लोग बना सकते हैं. दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नाउ द लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय राइटर. The law states that when two different elements separately combine with a fixed mass of third element, जब दो एलिमेंट सेपरेटली फिक्स्ड मास के साथ में जब दो डिफरेंट एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है उसके साथ कंबाइन करते हैं, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर, जिस प्रोपोर्शन में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, सेल बी आइदर इन द सेम रेशियो, उसी रेशियो में, या सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट. तो कहने का ये मीनिंग ये है कि जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका जो मास रेशियो है वो उसी तरीके से होता है जिस तरीके से वो मान लो दो एलिमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों या उसी मल्टीपल में होता है. टू एक्सप्लेन दिस द एग्जाम्पल इज मीथेन एंड वाटर रेस्पेक्टिवली. नाउ when carbon and oxygen combine with each other they may form carbon dioxide. कहने का मतलब ये रहा कि कार्बन
और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, लेकिन जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो CH4 बनाता है, और ऑक्सीजन जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो H2 बनाता है। तो कहने का इस तरह ट्राइंगल, इधर देखिए, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो CO2 बन रही है, 3:8 होल नंबर में है। इसी तरीके से अगर कार्बन हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो CH4, यहाँ अगर ऐसे रेशियो निकालते हैं तो 1:4 आता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो उनका जो मास रेशियो है वो कंप्लीट मल्टीपल्स में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। कहने का ये मीनिंग है। तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके 3:8 रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं तो कंप्लीट होल नंबर में वो रिएक्ट कर रहे हैं उनका मास रेशियो में। इसी तरीके से जब कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो भी होल नंबर में मास रेशियो रहेगा, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तब भी होल नंबर में मास रेशियो रहेगा। Thank you so much. In this video we have discussed about what is the purpose to study about the law of chemical combination, what are the different chemical combination law. First is law of conservation of mass, second is law of definite proportion, third is law of multiple proportion, and the fourth is law of reciprocal proportion. I hope you have understand all these things. Try to understand whatever we have discussed in this video. Thank you so much.